हेलो बच्चों। थैंक यू बेटा। और पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं हम इस वर्चुअल लैब के प्रोग्राम में। और धन्यवाद बेटा आपका इसलिए कि आप लोग टाइम के बहुत पाबंद हैं। ठीक 5 से 8 मिनट के बाद आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, तो मैं ये थैंक यू आपके लिए करूँगी। और हमारे बीच में यहाँ पे राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम की समन्वयक जो पूरा प्रोग्राम देखती हैं, आदरणीय नीलम पवार मैम SCRT से, और साथ में ही हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपशिखा रावत मैम आज आपदा प्रबंध पे बात करेंगे। और हम लोग विचरण करते हैं उत्तराखंड में, और अगर हम अपने पूर्व घटनाओं पे एक नज़र डालें तो आपदाएं हमारे देश की उत्तराखंड में आती रहती हैं, वो चाहे छोटे पैमाने पे हो या वो बड़े पैमाने पे हो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे बच्चे जो कल बड़े होंगे और भावी नागरिक होंगे तो एक समझ विकसित हो आपदा प्रबंध की। ये भी एक प्रोग्राम का उद्देश्य है। और इसकी पूर्ति के लिए और एक समझ बनाने के लिए बच्चों आपके साथ कि हम चीज़ों को समझ सकें, लॉजिकली समझ सकें और बचाव भी कर सकें। समस्या है लेकिन उसके बचाव पर भी हम काम कर सकें। तो मैं पुनः स्वागत करते हुए मैम को ये पूरा सेशन सौंपती हूँ। और बच्चों से निवेदन करूँगी बेटा कि आपको कोई भी अपनी चीज़ें समझनी है या जाननी है तो आप बेहिचक होके यहाँ पे मैम से बातचीत करेंगे। तो आदरणीय मैम से मैं निवेदन करूँगी कि वे अपना जो है वो यहाँ पे वक्तव्य जारी करें। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगी। पहले मैं बोलूंगी, सब चीजें बताऊंगी, उसके बाद लास्ट में हमें क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। ठीक है? हाथ हिला दो। ठीक है, चलो गुड। सेशन इंटरैक्टिव रहेगा। अगर आप लोग भी वहां से मुझे इस तरह से बताते रहेंगे कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि कितनी तरह की आपदाएं जो है, जो हम लोग देख रहे हैं, वो होती हैं। उसमें हमें क्या चीजें करनी हैं, क्या चीजें नहीं करनी हैं, अभी पहले हम उस पर फोकस करेंगे। तो ये आपदा जो है वो दो तरह की होती है। एक तो प्राकृतिक होती है जिसे हम बोलते हैं नेचुरल, और दूसरी होती है मानव जनित, जिसे हम कहते हैं कि जो मानव द्वारा क्रिएट करी गई हो आपदा। जैसे आपका भूकंप, अर्थक्वेक, नहीं, अर्थक्वेक, भूकंप, फ्लड, बाढ़, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, और एक नया चीज है ग्लोफ, जो आजकल हम देख रहे हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में जब बर्फीला तूफान जब आता है उससे जो होने वाला नुकसान है। और जो मानव जनित है वो है आपकी आग लगना, और दूसरा है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसमें कुछ ना कोई हादसा हो जाना। तो इन सभी आपदाओं से हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं वो आज हम इस सेशन में देखेंगे। अब जैसे आप लोग क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, आप लोग क्लासरूम में बैठे हो और कोई भूकंप का झटका आपको महसूस होता है, हम अर्थक्वेक की बात करते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करें और क्या ना करें। ये देखो, ये एक पिक्चर है, आपको दिख रही है? हाँ, ये दिख रहा है आपको? ये क्लासरूम में हमारे शेल्फ होते हैं ना, इसमें हमें हमेशा हल्की चीजें ऊपर रखनी चाहिए और भारी चीजें नीचे रखनी चाहिए, क्योंकि जब झटका लगता है, शेकिंग होती है, तो कभी कभी ये सब चीजें हमारे ऊपर गिरने से भी हमें नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, अब देखो आप लोग सब क्लासरूम में बैठे हो, जैसे अगर क्लासरूम में कोई, अब देखो छोटी सी चीज है, जैसे कभी अर्थक्वेक आता है तो एक एक्सरसाइज हम लोग करते हैं जिसको हम कहते हैं ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। इसका मतलब होता है जो आपका टेबल है, क्योंकि आप लोग सब तो बाहर नहीं भाग पाओगे, तो इसलिए ड्रॉप, कवर एंड होल्ड में आपने क्या करना है,
टेबल के नीचे जाना है, अपने आप को टेबल के नीचे कवर करना है और टेबल को मजबूती से पकड़ना है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद फ्लड, फ्लड बाढ़ आना। बाढ़ कैसे आती है? जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, नदियों का पानी बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है, उससे क्या हो जाता है कि बहुत सारी ह्यूमन लाइफ लॉसेस हो जाते हैं, जिससे घर टूट जाते हैं, रोड्स टूट जाती हैं, ब्रिजेस टूट जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या ऐसे कदम उठा सकते हैं कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जब बहुत भारी बारिश होती है, जब मॉनसून सीजन होता है उत्तराखंड में, उस समय हम लोग सब एक किट बना लें अपने पास। ठीक है, एक ऐसा किट बना ले अपने पास जो पहले तो वाटरप्रूफ हो, दूसरा हमारे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें हो। तो सपोज अगर कभी बारिश से बहुत ज्यादा पानी हमारे घरों में आ जाता है, कई बार बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो कम से कम, क्योंकि बच्चों के तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको सेव करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस समय। तो इसलिए ये आपने इस तरह से, अगर आपकी एक ड्रिल रहेगी कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे रखे हैं, तो जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको उठाने में सहूलियत होगी। इसलिए हमेशा अपनी चीजों को, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको भी, और मम्मी पापा को भी ये बताना है आपने कि आपने भी अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसी तरह से एक वाटरप्रूफ बैग में रखने हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अगर हमको उठा के जाना पड़े तो हम उसको उठा के जा सकते हैं। एक हमारा सर्वाइवल किट के नाम से आता है, जिसमें क्या होगा, हम कुछ इम्पोर्टेंट दवाइयाँ अपनी, उसमें एक इम्पोर्टेंट जैसे लाइट हम रख सकते हैं, कैंडल, ये जो छोटी छोटी चीजें, पानी की बॉटल। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जब भी कभी ऐसी परिस्थिति में होंगे तो हम कुछ टाइम तक अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर हम इन सब चीजों पे थोड़ा सा इसको वो करें, देखेंगे, तो हम आने वाली आपदा के जो असर को न्यून कर सकते हैं। इसी तरह से लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड तो आप सबको पता है, जैसे पहाड़ में कई बार रोड ब्लॉक हो जाती है, तो हम कहते हैं कि मिट्टी आ गई, रोड ब्लॉक हो गई। तो इसी तरह से लैंडस्लाइड भी कई बार नेचुरल भी होते हैं और ह्यूमन मैन मेड, मतलब मानव जनित भी होते हैं। जैसे कि अगर बहुत बारिश हो रही होगी, कहीं बादल वादल फटा होगा, तो उस कारण से लैंडस्लाइड हो सकता है। जब भूकंप आता है, तो जब शेकिंग होती है, तो कई बार मिट्टी आने के कारण इसलिए लैंडस्लाइड हो जाता है। हिमालय, जो हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स हैं, तीव्र ढलान है, उसके कारण जो है वो हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है। वीक जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, हम लोगों को पता है कि हिमालय एक न्यूली फॉर्म्ड प्लेट्यू पे बना है उत्तराखंड, तो कई बार इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स जब हिलती हैं, तो उस वजह से भी जो है लैंडस्लाइड आ जाता है। अब है ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेस, जैसे जब कई बार देखा गया कि सड़क चौड़ी करने के लिए जो सड़क खोदी जाती है, उसके कारण रोड ब्लॉक हो जाती है। पेड़ जो हमारे कट रहे हैं, जब हमारा कंस्ट्रक्शन प्लान्ड नहीं होता है कि हमें यहाँ पे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। और सबसे लास्ट चीज, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जब हम देखते हैं कि हमारे घरों के बाहर की नालियाँ, स्कूल्स के बाहर की नालियाँ, हम उसमें, हमारे द्वारा कई बार उसमें कूड़ा डाल डाल के उसको चोक कर दिया जाता है। तो क्या होता है, जब भारी बारिश होती है तो पानी को जब रास्ता नहीं मिलता है, तो वो ओवरफ्लो करता है, और उस ओवरफ्लोइंग की वजह से भी कई बार ये डैमेजेस होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए लैंडस्लाइड के टाइम पर? अगर हमको पता चल रहा है कि बहुत बारिश हो रही है, और अगर हमारा स्कूल या हमारा घर या कोई भी ऐसी जगह जहां हमें जाना है, हम कोई लैंडस्लाइड प्रोन जगह पे रहते हैं, तो हमको उस दिन वहां अपना मूवमेंट नहीं करना है। आजकल आप लोग देखते हैं कि आईएमडी, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है, वो आपको अपनी टाइम टू टाइम वार्निंग्स देते हैं। तो उन वार्निंग्स को हमें सीरियसली सुनना है और
उसको वो करना है कि बहुत बारिश हो रही है तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। हमने ये सुनिश्चित करना है कि हमारा घर या हमारा स्कूल कहीं ऐसी जगह पे ना हो जहाँ पे लैंडस्लाइड होता हो। अगर वहाँ पर है तो हमें किसी सेफ जगह पे अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से अगर हम छोटी-छोटी तैयारियां करेंगे तो हम इस लैंडस्लाइड के इफेक्ट को कम कर पाएंगे। इस तरह का कंस्ट्रक्शन जैसे ऐसे वनरेबल एरियाज में नहीं होना चाहिए, तीव्र ढलान पे नहीं होना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे पहले लैंडस्लाइड ये प्रोन नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे सड़क चौड़ी हुई, जब ये पेड़ कटे तो ये लैंडस्लाइड प्रोन हो गया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम पेड़ भी लगाने चाहिए, ताकि क्या करें, पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है, जिससे लैंडस्लाइड के खतरे कम हो जाते हैं। इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। और लास्ट हमारा जो डिजास्टर है ये फायर है। अब आप देखेंगे जैसे ही आपका फरवरी शुरू होगा, जंगलों में आग लगना शुरू हो जाएगी। कई बार उस आग से क्या हो जाता है कि इतना धुआं हो जाता है कि हम लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हमें कुछ चीजों का ध्यान उस समय रखना है कि हमें उस समय क्या करें और क्या ना करें। देखो जब भी किसी को ऐसा हो जाता है तो आपको तुरंत लेट के ना रोल करना है, ताकि क्या हो जाए, वो आग बुझ जाए। भागना नहीं है उसको लेकर। और जैसे ही ये इतना धुआं धुआं हो जाए तो उस समय हमें तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए, ताकि चोकिंग जैसी वो ना हो। एक बार लास्ट स्लाइड पे जाना था। तो इस तरह से हमने भी देखा कि जो मेजर आपदाएं हमारे उस पे हैं, उस पे हमें छोटी छोटी चीजें अगर हम करें तो हम उस पे क्या कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। अब जब मैंने आपको ड्रॉप, कवर एंड होल्ड वाला वो बताया था, उसमें हम एक छोटी सी एक्सरसाइज और कर सकते हैं कि कभी भी भूकंप आए तो पहले तो आपको टेबल के नीचे चले जाना है। अगर आपका टेबल नहीं है तो आपने अपना बैग सर पे रख लेना है। जरा रख के दिखाओ अपना बैग सर पे। बैग को सर पे रखो, सर पे। तो ऐसे हाथों को ऐसे इंटरलॉक करो और ऐसे सर पे रख दो, ठीक है? आपका सर बच गया। तो आपने क्या चीज का ध्यान रखना है कि ऐसी कभी भी ऐसी परिस्थिति हो तो उस समय आपको अपने सर को बचाना है, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा सर होता है। हमारे हाथ पे चोट लग जाएगी, हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा तो उसमें प्लास्टर लग जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। हमारे पैर पे चोट लगेगी, हमारा पैर फ्रैक्चर हो जाएगा तो पैर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे सर पे चोट लगेगी तो ये कैसे ठीक होगा? ये ठीक नहीं होगा। इसलिए जब भी कभी ऐसा आपको लगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने सर को बचाना है। और सर को कैसे बचाना है? करो ऐसे। ये लास्ट, हाँ। अब देख ये वाला स्लाइड जरा, हाँ। अब ये नंबर देखो, ये नंबर देखो। जैसे आपको पता है कि मेडिकल, जब भी आपको एम्बुलेंस को बुलाना है, आपको कौन सा नंबर डायल करते हो? 108, ठीक है? वैसे ही किसी भी आपदा की स्थिति में, अगर आप स्कूल में हो, आपको लग रहा है बहुत तेज बारिश हो रही है और आपके स्कूल में पानी भर रहा है या आसपास कहीं पानी भर रहा है, तो आप कहाँ मदद के लिए कहाँ फोन करेंगे? 1070 दोनों टोल फ्री नंबर हैं ये। अगर आपको स्टेट मतलब राज्य में बताना है तो आप 1070 करोगे, नहीं तो आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में हो उस डिस्ट्रिक्ट में 1077 आप डायल करेंगे, ठीक है? किसी भी आपदा की स्थिति में अगर आपको लगता है आप कहीं फंस गए, कभी कभी आप रोड ब्लॉक में फंस गए, तो आप ये नंबर पे फोन करेंगे 1077। आप अपना नाम बताएंगे, आप बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और अपना फोन नंबर देंगे, तो तुरंत आपके पास टीम जो है पहुंच जाएगी, ठीक है? ये नंबर नोट कर लिए सबने? हाथ हिलाओ। 1070
स्टेट का इमरजेंसी, ये ऑपरेशन सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे। अगर आपको कभी जाना है, विजिट करना है, देखने जाना है, तो आप वहां जा सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहां डीएम सर बैठते हैं, डीएम ऑफिस होता है, वहीं ये ऑफिस आपको मिलेगा। ये 24 घंटे खुला रहता है और यहाँ पे आप अपनी किसी भी तरह की कोई शिकायत होगी, जो आपको लगता है कि आपको किसी भी आपदा से आप ग्रसित हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। नहीं तो आप घर से भी इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, तो तुरंत आपके पास हेल्प आ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम लोग इसको वो कर ले, 1-to-1 सेशन रख ले। हाथ हिलाओ, किसी को कुछ पूछना है। GIC पलदुआरी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, जैसे हमारे पास इमरजेंसी नंबर को डायल करने के लिए कोई फोन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे उस वक्त? अच्छा, आपके पास फोन नहीं बेटा, उसके लिए तो आपको फोन चाहिए ही। बिना फोन के आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप नजदीकी थाने में जा सकते हो, नजदीकी तहसील में जा सकते हो, अगर आपका घर तहसील से ज्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप वहां पे भी जाके बता दोगी तो ये इस नंबर पे वो हो जाएगा। नजदीकी थाने में चली जाओगी तो वायरलेस होता है उनके पास, अगर उनके पास फोन नहीं तो वायरलेस सिस्टम होता है, उस वायरलेस से भी हम सूचना दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका ऑफिस होगा, तहसील होगा, ब्लॉक होगा, थाना होगा। GGIC पाए। बच्चों, आप में से कोई एक जना माइक ले लीजिए। GGIC पाए। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। GGIC पाए। हमारे द्वारा आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है। अच्छा, आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है या मैं कुछ और बताऊं आपको आपदा प्रबंधन के बारे में? देखो, आपदा प्रबंधन में अगर हम लोग पहले से ही किसी भी आपदा के लिए पूर्व तैयारी अगर हमारी होगी, तो क्योंकि देखिए आपदा प्राकृतिक होती हैं, हम उसको रोक नहीं सकते, पर हाँ हम उसके असर को न्यून कर सकते हैं। वो न्यून हम कैसे कर सकते हैं? छोटी छोटी जानकारियां, छोटी छोटी अवेयरनेस हम अपने अंदर ले आए। मैं आज आपको जो चीजें बता रही हूँ, ये आप अपने घर जाके बताएं, आप अपने आस पड़ोस में बताएं। जैसे कि भूकंप आए तो हमेशा हमेशा हमें हमेशा सेफ जगह पे खड़े हो जाना चाहिए। अगर आप 2 मंजिले में हैं, दूसरी मंजिल में बैठे हैं, तीसरी मंजिल में बैठे हैं, तो जब भी आपको भूकंप के झटके महसूस हो तो कभी भी सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। ठीक है, कभी भी सीढ़ियों का प्रयोग ना करें, क्योंकि सीढ़ियां सबसे जल्दी कोलैप्स होती है। सेकेंड्स का झटका होता है, उस सेकेंड्स में अगर आपने संयम बरत लिया तो आपने अपनी जान बचा ली। तो हमारा देखो, अभी हमने जो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब 26 जनवरी 2001 में जब भुज में जब अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, तो उस समय क्या हुआ था कि बच्चे सारे प्रभात फेरी में चल रहे थे। जब वो प्रभात फेरी में चल रहे थे, तो जब झटका लगा तो उनको ये बोला गया कि आप लोग सब नीचे बैठ जाओ। अब वो लोग क्या हुआ कि नीचे बैठ गए, तो उससे क्या हुआ कि वो जितनी भी बिल्डिंग्स टूटी वो बिल्डिंग्स के मलबे में दब गए। तो अगर वो नीचे बैठने की जगह उस टाइम खुली जगह में कहीं पे चले जाते, इतना वो नहीं कर, तो क्या पता वो उतने सारे बच्चे हमारे बच जाते। तो जब भी हमें ये छोटी जैसी जानकारी, जैसे कि भूकंप के समय हमें भगदड़ नहीं मचानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि भूकंप का झटका इतना तीव्र नहीं होता है, लेकिन जो भगदड़ हम लोग मचाते हैं, जो पैनिक सिचुएशंस हम लोग क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि कई लोग को चोट लग जाती है, कई लोगों को घायल हो जाते हैं, जिस कारण उनको ज्यादा डैमेज हो जाता है। क्योंकि भूकंप इतने लोगों को नहीं मारता, लेकिन हमारी जो जानकारियां हैं, जो कम जानकारियों के अभाव को देखते हुए उस एक आपदा से हम लोगों को इतना असर पड़ता है। दूसरा, अगर हम देखें तो जैसे फ्लैश फ्लड, बारिश होना है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले कि जितने भी हमारे घरों के आगे और स्कूल्स के आगे जितने भी नदी नाले हो, उसके आगे देखना है कि कोई
लोग अपने घर ना बनाए, कोई लोग उस एरिया में रहे ना, जो हमारे जितने भी बड़े नाले हैं वो साफ हो, उसमें पानी हमेशा हो जाए, कूड़ा उसमें हम ना फेंके। तो आज हम उसमें कूड़ा नहीं फेंकेंगे तो कल के दिन को वो चोक नहीं होगा, चोक नहीं होगा तो उससे कभी भी फ्लड जैसी सिचुएशन नहीं आएगी। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग अपने जैसे आप स्कूल में आते हैं रोज सुबह, तो रोज सुबह जैसे आप लोग अपने उसमें बैठते हैं, प्रेयर प्रार्थना का जो समय है, उस समय आप रोज एक ड्रिल इसमें कर सकते हैं अपने अपने टीचर को बता के कि सिर्फ इवैक्यूएशन, सिर्फ क्लास से बाहर निकलने की एक ड्रिल, कि घंटी बजी तो बच्चों को पता चले कि भूकंप आया, तो बच्चे सब के सब सतर्क हो जाए। तो इजी इवैक्यूएशन की भाई जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो हम कैसे बाहर निकलेंगे, ये सब चीजें अगर हमारे रोज डे टू डे लाइफ में हमारे आ जाएंगे, हम इस चीज को अपने अंदर ले लेंगे कि हाँ ये भूकंप के झटके कभी भी आ सकते हैं और वी आर प्रिपेयर्ड, हम तैयार हैं किसी भी उसके लिए। तो हम इससे क्या होगा कि जब हम ये रेगुलर ड्रिल में ले आएंगे तो इससे क्या होगा कि हम उस अर्थक्वेक के जो असर को हम वो कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, न्यून कर पाएंगे। GIC देवप्रयाग। अगर हम आपदा में फंस जाए तो क्या करना चाहिए? कौन सी आपदा में फंस जाए तो बताओ। लैंडस्लाइड में अगर आप फंस जाए तो सबसे पहले तो मैंने आपको नंबर दिया, अगर आपके पास अगर लैंडस्लाइड है, अगर आपके पास फोन है तो मैंने अभी आपको एक टोल फ्री नंबर दिया ना, आपने नोट किया उसको? इसमें तो आप उस पे पहले तो फोन करेंगे, ठीक है? और उस उतने समय में जितनी देर में आपके पास हेल्प आएगी कि आप कैसे उसमें फंसे हैं, रोड ब्लॉक है या फिर बहुत तेज बारिश हो रही है, जब टीम आपके पास पहुंचेगी तब तक आप क्या करेंगे, किसी सुरक्षित जगह आसपास देखेंगे जो बहुत तीव्र ढलान जैसा ना हो, कोई नदी नाला ना हो, ठीक है, कोई पेड़ ना हो, ऐसी खुली एक जगह में आप अपने आप को वहां पे खड़े रखेंगे, ठीक है? यस मैम। और थोड़ी देर में टीम आपके पास आ जाएगी। और पूछो भूकंप आएगा तब क्या करेंगे? अगर भूकंप आए तो क्या कैसे बचेंगे? कैसे बचाने के लिए बोला था मैंने आपको, अगर आप क्लास में होंगे और भूकंप आया तो आप क्या करेंगे? बैग अपने सर पे रखना है। यस, और भगदड़ नहीं मचाएंगे, दरवाजे की तरफ नहीं भागेंगे, सबसे पहले बैग नहीं तो टेबल के नीचे जाएंगे, ठीक है? और जैसे ही झटका आएगा उतनी देर आप अपने आप को वहां सेफ रखेंगे, थोड़ी देर इंतजार करेंगे, जब कुछ नहीं हो रहा होगा तो धीरे धीरे से वहां से निकलेंगे, ठीक है? और आपने तो निकलना है, अपने साथ वाले को भी लाना है, ठीक है? करेंगे ऐसा? गुड। नाम क्या आपका? लकी। ओ गुड, लकी। और कोई क्वेश्चन है बताओ। मैम अगर बाढ़ में बह जाएंगे तो क्या करना चाहिए? बाढ़ में बह जाएंगे तो क्या करना चाहिए? आप नहीं बहेंगे, हम नहीं बहने देंगे आपको बाढ़ में। उसके लिए आपको स्विमिंग सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा तैरना आता है आपको? यस मैम। आता है आपको? यस मैम। तो आप क्या करेंगे, बाढ़ में नहीं बहेंगे, आप क्या करेंगे, जब बहुत तेज बारिश होगी, जब आपको लगेगा कि मौसम विभाग बार बार अलर्ट दे रहा है कि भारी बारिश होने वाली है, भारी बारिश होने वाली है, और आपको लगता है कि आप जहां रहते हो वहां पानी भरेगा, तो आपको वहां से हट जाना है, ठीक है? किसी सेफ सुरक्षित जगह पे आपको शिफ्ट कर अपना सामान लेके, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए थे ना, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको किसी सेफ बिल्डिंग में पहुंच जाना है। आपने उस नंबर पे फोन करना है 10777 पर, और बोलना है कि यहाँ बहुत बारिश हो रही है और बाढ़ जैसी स्थिति होने वाली है, हम बह जाएंगे, ठीक है?
यस मैम। तो जितना जब तक बारिश होगी तब तक आपको सुरक्षित स्थान पर ही रहना है, और जब बारिश बंद हो जाए उसके बाद आप अपने घर आके रह सकते हो। ठीक है? यस मैम। और कोई क्वेश्चन? नो मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी बच्चों का कोई क्वेश्चन? अच्छा, आपके क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछूं? हाथ हिलाओ, जवाब दोगे? चलिए बताओ, आपदा क्या होता है बताओ, आपदा की परिभाषा बताओ। चलो, कौन बताएगा? अच्छा चलो मैं बता दूं। जी जी ऐसी पाए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आपदा वो है जो किसी भी समय में आ सकता है। किसी भी समय आ सकता है और जिससे जान माल का नुकसान हो। ठीक है? उसको आपदा कहते हैं। अब सपोज कहीं भूकंप आया, लेकिन वहां कोई रेगिस्तान में कोई भूकंप आया और वहां तो कोई है नहीं, तो कोई जान माल का नुकसान नहीं है। ठीक है? तो वो यस मैम। क्या है? मैं आपदा। जिस भी इंसिडेंट से जान माल का नुकसान हो उसे हम कहते हैं आपदा। आपदा। ठीक है? और आपदा कितनी यस तरह मैम। की होती है? दो तरह की होती हैं, मानव जनित और प्राकृतिक। प्राकृतिक आपदा बताओ कौन कौन सी होती है? मैम भूकंप, सुनामी, मैम बाढ़ भी हाँ, गुड। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैम मोनिका था। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? वेलकम मैम। जी ऐसी पलद्वारी। अच्छा चलो अब हम दूसरा टॉपिक ले लें। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पूछो। अगर कभी हमारा घर ऐसी जगह पे बना है जहाँ ऊपर से चट्टान है, अगर भयंकर बारिश हो गई, अगर ऊपर से चट्टान टूट गई, हम अगर घर के अंदर दब गए, तब क्या करना? बेटा आज मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ ना, यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पहले तो आपने वहां घर ही नहीं बनाना है। ठीक है? कभी भी चट्टान पत्थर ऐसी जगह पे कभी घर ही नहीं बनाना है, और अगर बन रहा है तो आपने अपने मम्मी पापा को बोलना है कि हमने यहाँ नहीं, असुरक्षित जगह, जो भी जगह सुरक्षित नहीं है हमें वहां नहीं बसना है। ठीक है? और अगर आप, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको लग रहा है कि मौसम विभाग आपको बहुत बारिश की चेतावनी दे रहा है, आपको लग रहा है वो पत्थर हिल रहा है और कभी भी टूट सकता है, तो आपने उससे पहले ही, वो चट्टान गिरने से के पहले से ही आपको सुरक्षित जगह पर चले जाना है। ठीक है? चलो अब मैं आपको थोड़ा बहुत आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में बता दूं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बना था। उस अधिनियम के अंतर्गत एक 7 मेंबर्स की एक कमिटी हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, जो पूरे साल जो है आपदा की पूर्व तैयारियों से लेकर, आपदा के दौरान क्या काम करने से लेकर और आपदा के बाद के काम को अपने उस पे मॉनिटर करती है। एक पूरा आईआरएस सिस्टम उसके अंतर्गत बनता है। हर जिले में एक कंट्रोल रूम स्थापित है, जहाँ पे 24 घंटे आपको कोई ना कोई मिलेंगे। वहाँ पे 3-3 लोगों की ड्यूटियां वहाँ पे लगती हैं। ये टोल फ्री नंबर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, प्लस वायरलेस सिस्टम वहाँ पे लगे हुए हैं, प्लस उनके पास सैटेलाइट फोन है। तो मैंने आपको यही कहा, अगर आपके पास फोन नहीं है और आप कोई सूचना कहीं देना चाहते हो तो आप अपने नज़दीकी तहसील या थाने में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे उनके पास सैटेलाइट फ़ोन होता है और उसके थ्रू आप अपनी जानकारी संबंधित विभाग या संबंधित अधिकारी को दे सकते हैं। इसलिए आपको ये अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। उस डीएम वो जो कमिटी होती है उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चेयर करते हैं, उसके अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, और वो जो 7 मेंबर्स उनके साथ होती है। कोई भी आपदा की स्थिति जिले में जब भी पैदा होती है
या कभी ऐसी सिचुएशन होने वाली होती है तो वो लोग सब वहीं कंट्रोल रूम में बैठ के सारी सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं। उसके बाद जितना भी नुकसान हुआ है उसका आंकलन करते हैं। जहाँ-जहाँ मदद जानी है वहाँ मदद भेजते हैं। उसके बाद उसका आंकलन करते हैं और उसके बाद जो आपदा के बाद के जो रिहैबिलिटेशन का वर्क्स हैं, जैसे किसी का घर टूट गया तो उसको घर बना के देना है, किसी का स्कूल टूट गया तो उसका स्कूल बना के देना है। अब आप लोग बच्चे हो, जैसे अब आपका स्कूल है, वो स्कूल डैमेज हो गया है, तो आप तो रुक नहीं सकते हो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने कि जब मेरा नया स्कूल बनेगा। तो आपके लिए एक टेम्पररी व्यवस्था ये कमिटी करती है कि भाई टाइम टू टाइम आपकी क्लासेस इफ़ेक्ट ना हो, बच्चों की पढ़ाई इफ़ेक्ट ना हो, आपका सेशन ना छूट जाए। तो इसलिए क्या होता है कि आपके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था जो है वो कराई जाती है। इसी तरह से जो मेडिकल इमरजेंसीज़ होती हैं, उसके लिए हॉस्पिटल्स बनाना, शेल्टर होम्स बनाना, वो सब इसकी ज़िम्मेदारी होती है। सारे लोग एक ऑफ़िस में बैठ के वहाँ पे पूरी प्लानिंग करते हैं। उसके बाद जो मुआवज़ा जिन लोगों को मिलना होता है, वो भी डीएम एक्ट के अंतर्गत, जो राज्य आपदा मोचन निधि है, उसके अंतर्गत लोगों को मिलता है। तो उसकी भी जानकारी लोगों को होनी ज़रूरी है कि जब उनका घर टूटेगा तो उनको कितने पैसे मिलेंगे, उनके गाय मर जाएगी तो उसपे कितने पैसे मिलेंगे, उनकी गौशाला टूट जाएगी तो उनको कितने पैसे मिलेंगे। तो इसी तरह से सारे उसपे उनकी खेती का नुकसान हो जाएगा तो उनको कितने पैसे मिलेंगे। ये सारी चीज़ें राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत एक बुकलेट बनाई जाती है और हर 5 साल में वो रेट्स रिवाइज़ होते हैं और किस तरह से उसका और वो तहसील वाइज़ आपको, इसीलिए मैंने आपको बोला कि किसी भी तरह का कोई नुकसान हो, किसी भी तरह का कोई वो हो, तो आप संबंधित तहसील में चले जाएँ। तहसील में एक छोटा डिवीज़न होता है जहाँ एसडीएम बैठते हैं, जहाँ तहसीलदार बैठते हैं, जहाँ पटवारी बैठते हैं। वो आपकी समस्या सुनेंगे, आपका जितना भी आपका नुकसान हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसके बाद जो भी धनराशि, जो भी मुआवज़ा आपको मिलना है वो उसको उसमें देंगे। तो इसी तरह से जो है ये जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है आपदा प्रबंधन का। प्रैक्टिकल सेशन मैंने आपको पहले बताया कि जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे-छोटे ड्रिल्स हैं वो आपको किस तरह से करने हैं। अपने रोज़ स्कूल के एक्टिविटी में आपको इसमें लाना है और रोज़ कभी आपका जो प्ले टाइम है या फिर जो प्रार्थना वाला टाइम है, उसमें आप ये इवैक्यूएशन ड्रिल ज़रूर करें। घंटी 1 बार बजेगी तो इसका मतलब हमें क्या समझना है, 2 बार बजेगी तो हमें इसका मतलब क्या समझना है और 30वीं बार बजेगी तो इसमें इनका मतलब क्या समझना है। और हमेशा अपने स्कूल के आस-पास एक खुला मैदान हमेशा आइडेंटिफ़ाई करके रखना है कि कभी कोई भी अगर कोई हादसा कुछ भी स्कूल में हो जाता है, तो आप लोगों ने सबने उस सुरक्षित स्थान पर चले जाना है। तो अगर आप बेटा इतना भी आप लोग अगर कर लोगे तो आपने अपनी जान बचा ली, मतलब एक मेजर पोर्शन, मतलब आपने आपदा का इफेक्ट के प्रभाव को न्यून कर दिया। तो ये छोटी-छोटी आदतें अगर हम अपने डेली उसमें लाएँगे तो हम बहुत हद तक आपदा के उसको असर को जो है न्यून कर सकते हैं। थैंक यू। तो बच्चों, आपने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें सुनी हैं डॉक्टर दीपशिखा से। कभी आपको कोई दिक्कत भी होती है तो जो आपने बताया कि तहसील में जाकर के आप जो है किस आपदा में क्या कुछ नुकसान हुआ है तो उसमें क्या-क्या आपको मिल सकता है। और डॉक्टर, मैं ये भी चाहूँगी कि हम लोग कुछ ऐसा जब हम कैलेंडर बनाते हैं तो वो जो नंबर्स और वो हैं कि या आप जो कह रहे हैं कि वो इंक्वायरी की किस पे कितना मिलता है वो भी हम थोड़ा साझा कर लेंगे उसमें, है ना? तो ये हम बच्चों को भी तब पता चल जाएगा, क्योंकि आप पढ़ते हो तो आप, और जिनके माँ-बाप पढ़े लिखे नहीं है उनको पता ही नहीं चलता। तो आप भी एक माध्यम होंगे उसका कि आप भी आपदा प्रबंधन की टीम का एक माध्यम हो जाएँगे कि कैसे-कैसे जो है आपको जानकारी भी रखनी है और अपने को बचाना भी है और अपने अड़ोस-पड़ोस का भी ध्यान रखना है, विद्यालय में भी ध्यान रखना है। और पता ही है आपको कि इतनी आपदाएँ आती है, इस समय बरसात में भी बहुत ज़्यादा आपदाएँ आई हैं, उसमें कैसे बचेंगे आप? कैसे किन-किन सावधानियों को आप ध्यान में रखेंगे? मैडम ने बहुत अच्छी आज आपको बातें बताई हैं और कुछ और भी होगा तो आपकी क्वेरी हम पे आ जाएगी, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी आपने कल भी आना है, कुछ आपके दिमाग में ऐसा है कि आपदा से संबंधित कुछ जैसे किसी को मुआवजा नहीं मिला है,
तो क्या हम किससे सहायता ले सकते थे उस समय। तो ये बातें भी आप अपने अड़ोस पड़ोस से और जो भी आपके नोन में हो उनसे पूछ करके आप यहाँ पे सवाल उठा सकते हैं खाली टाइम में भी, जो हमारा कल भी सेशन होगा 11 से 2 बजे तक का, 2:30 बजे तक का। तो बहुत महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के संदर्भ में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ तो बिजली बादल का फटना और क्या भूस्खलन होना, बहुत ज़्यादा पानी का बहना और मकान भी टूट जाते हैं, ज़मीनें भी निकल जाती हैं, कितने खेत जो है बह के चले जाते हैं, जो नदी किनारे खेत होते हैं वो पूरे के पूरे खेत ही गायब हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी ये जो है क्वेश्चंस यदि आपके ऐसे हों, कुछ क्वेरी हो, तो आप कल भी ला सकते हैं अपने मम्मी पापा से या कोई किसी से भी पूछ करके, ताकि हम लोग आपको जो है कुछ इस संबंध में कुछ बता सकें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने समय तक ध्यान से सुना और इसको अपने जीवन में मैडम ने जो भी कहा है कैसे आप प्रबंधन करेंगे, कैसे आप बचाव करेंगे, वो सब का हमेशा अपने जीवन में भी ध्यान रखेंगे कभी भी आपदा होने पे। तो इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कल मिलेंगे। मैडम का बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों को बहुत सारी जानकारी से आपने लाभान्वित किया है और मैडम के पास तो बहुत अनुभव है। हमेशा हम मैडम को बुलाते हैं यहाँ पे कि ताकि आप लोग कुछ पूछ सकें अपनी समस्याएं। हमेशा मैडम हमारे लिए तत्पर रहती हैं और आपका बहुत धन्यवाद मैडम। आगे भी आप, मुझे लगता है कि हमें ऐसे ही यहाँ पे आके बच्चों को लाभान्वित करेंगी अपनी जानकारी से और बच्चे भी लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत जो है आपको शुभ दिन आपको, और कल फिर मिलते हैं। ओके, ठीक है।